हाय नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैंने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम करंट अफेयर्स के वो 15 क्वेश्चन, डेली तो नहीं कह सकता हाँ, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं निकाल करके हर एक वीडियो में लाता रहूँगा। साथियों, ये 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको मैं सेलेक्ट करके लाऊंगा कि ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही सटीक और सही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का इतना ब्रॉड सिलेबस है, इसको बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं किया जा सकता। इसको कवर हम उतना ही पोर्शन कर सकते हैं जो पोर्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो प्रयास मेरा ये रहेगा कि आपको जो मैं डाटा दूं वो आपके लिए सफिशियंट हो, पर्याप्त हो, जिससे कोई आपको कहीं दूसरी जगह भटकना ना पड़े। तो साथियों, इन 15 क्वेश्चन की सीरीज को मैं आज शुरू कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो इसको आगे बढ़ाएं, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, क्योंकि आपने सबको मौका दिया है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप जितना सबको मौका दिया उतना तो नहीं, लेकिन उसका 10-5% आप हमें दीजिए ताकि हम भी कुछ अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। बट जितना होगा आपके लिए अच्छा ही मैं करने का प्रयास करूँगा। साथियों, इस सीरीज़ को मैं आपकी परमिशन के साथ शुरू करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने हाल ही में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, अयोध्या धाम कर दिया है। यानी कि जो रेलवे स्टेशन का नाम पहले अयोध्या था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अयोध्या धाम। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन के तैयार है और 22 तारीख को इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, यानी कि 22 जनवरी को पीएम जी के द्वारा इसका इनाग्रेशन किया जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें क्या कह रहा है, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। यानी कि कौन है, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी को सबसे ज़्यादा बिजली आपूर्ति के मामले में माना गया है प्रथम राज्य भारत में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत और किस देश के आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, सैन्य, तकनीकी सहयोग और लोगों के आदान प्रदान में प्रगति के लिए अगले 4 वर्षों 2024 से 28 की अवधि के लिए परामर्श पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया। ये कौन सा देश है, रूस। जैसा कि अभी पता है कि 5 दिन के दौरे पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए हैं, तो इस दौरान ये एग्रीमेंट साइन किए गए। यानी कि व्यापार, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनर्जी पे हो गए, कनेक्टिविटी पर और सैन्य टेक्नोलॉजी पर, मिलिट्री कोऑपरेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि हमको पता है कि रसिया के द्वारा हम सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं और रसिया से हमारा ट्रेड भी अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि पहले हम करते थे 8 से 10 बिलियन, अब वो 50 बिलियन के आसपास निकल गया, जिसमें हम ज़्यादातर इम्पोर्ट ही करते हैं। इम्पोर्ट क्या करते हैं, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीज़ों को हम रसिया से इम्पोर्ट करते हैं। साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में क्या कहता है कि मुर्मू 17 जनवरी 2024 को किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव के समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ये कौन सा है, आपका असम। असम में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है कार्बी युवा महोत्सव। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 17 जनवरी 2024 में प्रतिभाग लिया जाएगा। यहाँ पर ये चीफ गेस्ट के रूप में मनाई जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि कार्बी युवा महोत्सव जो असम में मनाया जा रहा है, ये यहाँ का एक बहुत ही फेमस उत्सव है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बी युवा महोत्सव कहाँ का है, असम का है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में किस संस्था ने फीस्ट सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, तो इसका नाम है इसरो। इसरो के द्वारा फीस्ट सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। अगले हम बात करेंगे, हाल ही में किस देश में औपचारिक तौर पर विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यानी कि अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया, क्योंकि अर्जेंटीना की अभी सरकार में बदलाव आया है। क्योंकि जो आदमी इस समय अर्जेंटीना का राष्ट्रपति है वो अमेरिका से ज़्यादा अच्छे संबंध बना करके रखा है। इसके पहले अर्जेंटीना के अमेरिका के साथ इतने संबंध अच्छे नहीं थे जैसा कि इस समय है। तो इसलिए, क्योंकि ब्रिक्स एक यूएसए के, यानी कि हम कह सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में बनाया गया ब्लॉक है, तो अर्जेंटीना इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है। हाल ही में ब्रिक्स के 4 सदस्यों को मान्यता दी गई है, जिसमें कि आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया और ईरान हो गया, और एक और है शायद इजिप्ट है या मिस्र है शायद, इनमें से कोई एक है। तो 4 देशों को मान्यता दी गई है और सदस्य इसके बन चुके हैं। संक्षिप्त नाम सारस, यानी कि सेल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी। यानी कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेले में जो अवसर आयोजित किया जा रहा है उसमें आर का फुल फॉर्म क्या है, तो आर का आप सीधे दे सकते हैं क्या है, रूरल, यानी कि ग्रामीण मतलब इसका हुआ। आगे बात करें, जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में कौन सा पहलू शामिल नहीं है।
यानी कि PRIS के लिए धन का आवंटन इसमें का शामिल नहीं किया गया। इस पर विचार चल रहा है कि ये आगे लाया जाएगा, लेकिन अभी इस पर कोई इस प्रकार का नहीं किया गया है। अगली हम बात करें कि 28 दिसंबर 2023 को श्री अमित शाह द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे सम्मानित किया? श्री LP हेमंत के श्रीनिवासलू। देखिए इतना बड़ा नाम है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा, श्री LP हेमंत जी को सम्मानित किया गया था कि मैन ऑफ द ईयर कौन है। ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने अपने नेवल कमांडर जनरल डोंग जुन को देश का नया रक्षा मंत्री बनाने की घोषणा की? ये कौन है? प्यारे चीन देव, यानी कि चाइना ने इसको नया रक्षा मंत्री बनाया, क्योंकि अभी चाइना में जो रक्षा मंत्री विदेश मंत्री दोनों गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ भिजवा दिया इसने, क्योंकि इसकी चर्चा इसकी राजनीति तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज भारत अपना तो ट्रांसपेरेंसी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में जानकारी रहती, यहाँ तो किसी चीज़ की जानकारी भी नहीं रहती है। आगे हम बात करेंगे, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए स्थान के रूप में चुना है? यानी कि नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 आयोजन किया जाएगा। यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है वहाँ की ने महाराष्ट्र के किस, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाने वाला एक फेस्टिवल है, जिसमें स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ये कहाँ होगा? नासिक में। कहाँ? महाराष्ट्र में। मनरेगा फंड के रुकने से राज्य के आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में पलायन बढ़ गया है। मनरेगा को कब लागू किया गया था? यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मनरेगा फंड के रुकने से, वास्तव में अगर देखें मनरेगा था तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों को रोकने का काम करता था कि चलो कुछ नहीं ऐसा है कि 100 दिन का 150 दिन का काम उनको मिल ही जाएगा, बाकी 2-3 महीने अपनी खेती फसल में देख लेंगे और कुछ समय बचेगा तो हम ना बाहर का काम देख सकते हैं, पास पड़ोसी में आसपास 10-15-20 किलोमीटर के दायरे में इनको काम मिल जाता था। लेकिन मनरेगा के फंड के रुकने से वजह वास्तव में देखा गया है कि ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं उनका पलायन बड़े शहरों की तरफ हुआ है। ये सच है, इसको न दबाया जा सकता न छिपाया जा सकता है। हाँ, मनरेगा की स्थापना सन 2006 में UPA की सरकार के द्वारा की गई थी और ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। पनामा नहर में चल रही सूखे की समस्या ने वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। यह नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यानी कि पनामा जो नहर है आपकी, ये वास्तव में ग्लोबल इशू बन गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही। देखिए अभी मैंने करंट अफेयर्स की एक सीरीज ऐसे बेसिक स्टार्ट की, मैं इसको और ज़्यादा अपडेट करूँगा। ऑप्शन टू ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कौन सा कहाँ पे ओशियन है, कौन सी कहाँ पर नहर है, कौन सा कहाँ माउंटेन है, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। हाल ही में सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय MoRTH ने संसद में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पर सबसे अधिक वित्तीय बोझ है, यानी कि केरल के ऊपर सबसे ज़्यादा वित्तीय बोझ है, यानी कि फाइनेंशियल जो बर्डन है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है? केरल के ऊपर है। हाल ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के 76वें दौर के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा विकलांगता से ग्रस्त है? यानी कि 2.21% जो है विकलांगता से ग्रसित है। वास्तव में ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि इसको हमें सुधारना पड़ेगा, वरना जो विकलांग है उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। मित्रों, आज मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और प्रयास करूंगा कि आगे जो आपके लिए मैं क्वेश्चंस लाऊंगा उन क्वेश्चंस को ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करने की टेक्निक बताऊंगा। साथ ही मैंने उस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन से और कौन कौन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको टाइम देंगे, अगर मैंने कहता 100 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है, उसमें 25-25 के आ रहे हैं 4 पोर्शन के, तो इसका वेटेज 4 से 5 क्वेश्चन है, तो 4 या 5 क्वेश्चन से आप सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, 4 में से या 5 क्वेश्चन में से आपके 2-3 भी क्वेश्चन सही हो, तब भी आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को पाएँ और उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आपको पढ़ने और इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आशा करता हूँ आपका दिन बहुत ही